नमस्कार। केंद्रीय कैबिनेट की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसमें बिहार में 6 लेन का पुल गंगा नदी पर बनाने और त्रिपुरा में एक महत्वपूर्ण सड़क का सुधारीकरण और चौड़ीकरण शामिल है। इसके अलावा कोपरा या नारियल के एमएसपी में भी केंद्रीय कैबिनेट ने वृद्धि कर दी है। इस कार्यक्रम में हम कैबिनेट के इन्हीं बड़े फैसलों पर चर्चा करेंगे। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो सबसे पहले आपको कैबिनेट के फैसलों के बारे में बताते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक में किसानों के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए नारियल की एमएसपी लागत में 50% की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है। साथ ही ये भी बताया कि ये साल 2014 की तुलना में दोगुना हो गई है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि मिलिंग कोपरा का एमएसपी 300 रुपये प्रति क्विंटल और बॉल कोपरा के लिए 250 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट और सीसीए की मीटिंग हुई। सीसीए की बैठक में आज कोपरा यानी कि नारियल की गरी के वर्ष 2024 के लिए एमएसपी निर्धारित किया गया है। किसानों के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए, जैसा मोदी सरकार ने पहले ही कहा कि लागत प्लस 50% कम से कम देंगे, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है इस बार भी 2023 की तुलना में मिलिंग कोपरा का निर्धारित एमएसपी 300 रुपये प्रति क्विंटल और बाल कोपरा का 250 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह भी बताया कि बिहार में दीघा से सोनपुर जिले के बीच गंगा नदी पर 6 लेन केबल ब्रिज बनाने का निर्णय लिया गया है, जो कि इसे 42 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि इसके ब्रिज के नीचे से बड़े जहाज भी आसानी से आ जा सकेंगे। बिहार में दीघा से सोनपुर जिले के गंगा नदी पर 6 लेन केबल ब्रिज बनाने का निर्णय लिया गया है। इसे 42 महीने में पूरा किया जाएगा। 3064 करोड़ रुपया दीघा से सोनपुर के बीच बनने वाले 6 लेन ब्रिज जो गंगा नदी के ऊपर बनेगा, ये 6 लेन केबल ब्रिज है, इसके निर्माण के लिए मंजूर किया गया है। इसमें बड़ी बात यह है कि इसके नीचे से बड़े जहाज भी पुल के नीचे से आसानी से आ जा सकेंगे, और जो हमारा नेशनल वाटरवे नंबर 1 है, उस पर चलने वाले जहाज़ों की नेविगेशनल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया है कि इसके नीचे से बड़े जहाज भी निकले, ताकि वाटरवेज जिसको बल मोदी सरकार ने आकर दिया है, पहले एक भी नहीं था, अब 101 वाटरवेज पे काम चल रहा है। तो वहीं पर अगर मैं सड़कों की बात करूं नेशनल हाईवे की, तो 2013-14 में इसके लिए कुल बजट जब होता था तो 31,130 करोड़ रुपया होता था, जो अब बढ़ के 2,70,000 करोड़ रुपया हो चुका है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया को संबोधित करते हुए ये भी बताया कि सड़क और परिवहन मंत्रालय से भी जुड़े निर्णय लिए गए हैं, जो त्रिपुरा और असम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें खोबाई से हरिना तक सड़क बनाने के काम को मंजूरी दी गई है। साथ ही ये भी कहा कि 25 महीने में इस काम को पूरा किया जाएगा। ये उत्तर त्रिपुरा को दक्षिण त्रिपुरा से जोड़ने का प्रयास है। 2 निर्णय जो हैं वो रोड सरफेस ट्रांसपोर्ट मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, और ये रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के पहला निर्णय है जो त्रिपुरा असम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये वाइडनिंग है 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर बनाने की। ये खोबई से हरिना तक की सड़क है, और त्रिपुरा में खोबई से हरिना तक के रोड को बनाने के लिए 2015 में घोषणा हुई थी। ये कुमारघाट से हरिना तक बनना था, लेकिन कुमारघाट से लेकर खोबई तक की रोड को अभी बनाने का काम चल रहा है। खोबई से हरिना तक के काम की आज मंजूरी दी गई है, जिस पे 2,487 करोड़ रुपए खर्च होंगे, और 25 महीने में इस काम को पूरा किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा होने पर असम और त्रिपुरा के बीच में परिवहन और सुगम हो जाएगा।
और आइए इन 3 बड़े फैसलों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ 2 विशेष मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर चरण सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और सीईओ हैं इग्रो के। हमारे साथ प्रोफेसर अश्विनी महाजन मौजूद हैं, इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। ये जो 3 बड़े फैसले केंद्रीय कैबिनेट की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में लिए गए हैं, इन्हीं पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले जो बिहार के लिए फैसला है, इस फैसले में अगर हम देखें तो बिहार में जो दीघा और सोनपुर के बीच में 6 लेन का पुल बनना है, डॉक्टर चरण सिंह कितना महत्वपूर्ण मानते हैं बिहार के लिए इसको? और ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार दर्शकों को दिखाते रहेंगे क्या कुछ और कितने महत्वपूर्ण ये फैसले हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके ये इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर रही है सरकार, रोड नेटवर्क बढ़ा रही है, ये ग्रोथ के लिए बहुत अहम रखती है। जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, जहां पर भी किसी किस्म की इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बढ़ाई जाती है, वहां पर टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इसके अलावा कॉमर्स बहुत तेजी से बढ़ जाता है। आज मैं अयोध्या में आया था और देख रहा था लोगों में कितना उत्साह है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बढ़ रहा है, लोग इतने उत्साहित हैं। वो जो चीज़ है कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे इलाके में ये ग्रोथ की जा रही है, ये प्रोग्रेस हो रही है, वो जितना कॉमर्स को बढ़ोतरी देती है वो सबसे बड़ा है, जिसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। जहां तक ये आपका सवाल है बिहार का, आप देखिए कि नॉर्थ और जो पटना के आसपास ये चीज बनाई जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, इसके 2 महत्व हैं। एक तो रिलीजियस टूरिज्म को भी बढ़ोतरी मिलेगी और कॉमर्स को भी बढ़ोतरी मिलेगी। सो मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, वहां पे कॉमर्स ट्रेड का बहुत बढ़ोतरी होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, और इस खास केस में बिहार में इसका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत होने वाला है। एरिया में, रीजन में ग्रोथ बहुत प्रगति करेगी। ठीक है। प्रोफेसर अश्विनी महाजन, अगर बिहार के लिए जो ये बड़ा फैसला किया गया है, इसको हम देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये फैसला है। और जिस तरह से अभी केंद्रीय मंत्री भी बता रहे थे कि दीघा और सोनपुर के बीच में जो ये पुल बनेगा, ये न सिर्फ उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ेगा, बल्कि इस पुल के नीचे से जो वाटरवेज है, उसके जो छोटे जहाज़ हैं, क्रूज़ हैं, वो भी निकल सकते हैं। तो इस पूरे इलाके के लिए कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप और कैसे इस फैसले को देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे अभी प्रोफेसर चरण सिंह भी बता रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़ना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तेज़ी से सड़कें और पुल निर्माण हो रहे हैं और कुल मिलाकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण हो रहा है, उसका एक बड़ा प्रभाव लोगों की मानसिकता पर भी पड़ता है और क्षेत्र के विकास पर भी। अब हम समझते हैं कि बिहार जो है सबसे प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। तो ऐसे में उस राज्य में आर्थिक गतिविधियां बढ़े और सामान की आवाजाही आसान हो, बहुत तरह का साजो सामान जो है बिहार में बनता है, लेकिन उसकी मार्केट का मिलना वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उधर वाटरवेज भी और रोड भी, ये दोनों ही इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और हम देखते हैं कि बड़े समय से ऐसा कहा जा रहा था कि हमारे देश में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है जी। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने का एक ही तरीका है कि आवाजाही को आसान किया जाए। और उस काम में पूरे देश भर में जिस प्रकार का रोड नेटवर्क बन रहा है और उसके साथ जुड़ता हुआ, पहले कभी भी हमने इस स्तर पर वाटरवेज को नहीं देखा था। तो वाटरवेज को ध्यान में रखते हुए, और ये कुल मिलाकर के एक जिसको हम गति शक्ति योजना कहते हैं कि जिसमें हर प्रकार के जो ट्रांसपोर्ट के साधन हैं उन सब का इंटीग्रेशन प्रॉपर हो, तो कुल मिलाकर के ये देश की कॉम्पिटिटिवनेस को भी बढ़ाता है, क्षेत्र के विकास को भी। और जैसा कि अभी प्रोफेसर बात बता रहे थे कि इससे लोगों की मानसिकता में बहुत परिवर्तन आता है कि हाँ, अब हमारा देश आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर चरण सिंह, अगर हम मोदी सरकार में जिस तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है उस पर खासा ध्यान दिया गया है, पिछले कुछ सालों में हमने देखा, चाहे वायु मार्ग से कनेक्टिविटी हो या ज़मीन की कनेक्टिविटी हो, उसके साथ साथ इनलैंड वाटरवेज को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इन सब का कितना बड़ा असर आने वाले समय में आप भारत में होता हुआ देखेंगे? देखिए, मैं इसको इस अलग अलग पक्ष में देखा जा सकता है, पर सबसे बड़ा पक्ष जो इस टाइम पे मैं देख रहा हूँ
वो टूरिज्म पे कितना अच्छा असर पड़ेगा, और खासकर रिलीजियस टूरिज्म पे। अब ये जो आप बिहार की बात कर रहे थे, यहाँ पे बुद्धिस्ट सेंटर्स हैं, उनके साथ भी कनेक्टिविटी होगी। जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया कि मैं अयोध्या में आज आया था, मैं देख रहा हूँ जिस तरीके सड़कें बड़ी हो रही हैं, दुकानें बढ़ रही हैं, लोगों का मन इतना उल्लास में है कि हमारे क्षेत्र में इतना कुछ प्रगति हो रही है, कॉमर्स का बढ़ोतरी हो रही है। तो ये टूरिज्म जो चीज है, अयोध्या में भी टूरिज्म बढ़ेगा, बिहार में भी इन सड़कों के बनने से टूरिज्म बहुत बढ़ेगा। कि टूरिज्म एक सबसे बड़ा इजी माध्यम है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगती है इंडिविजुअल की, टैक्सीज, होटल्स और रेस्टोरेंट्स से सारे को काम मिल जाता है, टूर गाइड्स को काम मिल जाता है। तो मेरी नजर में इसका फार रीचिंग इफेक्ट होगा हमारे देश की इकोनॉमी पे। ये भी मैं कहना चाहूंगा कि टूरिज्म को टैप करके, जहां पर आप रिलीजियस टूरिज्म को टैप कर रहे हैं, उस नेचुरल टूरिज्म तो हमारे देश में है ही है, आपने वाटरवेज की बात कही है, वहां पर भी तो नेचुरल टूरिज्म और वाटर टूरिज्म का भी उत्साह मिल सकता है। टूरिज्म पे जितना आप एम्फोसिस देंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ, ग्रोथ में उतना ही ज्यादा बढ़ोतरी। तो जैसे मैंने पहले कहा ना कि इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत अच्छा होता है, एम्प्लॉयमेंट पे होता है, इन्वेस्टमेंट पे होता है, स्किल फॉर्मेशन पे होता है। ये सारी चीजें हमारे देश के लिए आगे एक किस्म का प्रोडक्टिव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कह लीजिए। ठीक है। प्रोफेसर अश्विनी महाजन, अभी जो ये फैसला है, हालांकि इसका तो सीधा फर्क बिहार पर पड़ेगा, दक्षिणी और उत्तरी बिहार के बीच में यातायात सुगम होगा, साथ ही साथ इलाके का सामाजिक और आर्थिक विकास भी होगा, रोजगार के भी कई सारे अवसर वहाँ पर आएंगे। एक यहाँ पर सवाल हम ये करना चाह रहे हैं, हमने पिछले कुछ सालों में देखा है, मोदी सरकार में जब इस तरह की कोई परियोजना को मंजूरी दी जाती है तो उसके लिए एक टाइम फ्रेम फिक्स किया जाता है कि इतने टाइम फ्रेम में हम पूरा कर लेंगे, और पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि उतने टाइम फ्रेम के अंदर उसको पूरा भी कर लिया जाता है। तो ये कितना महत्वपूर्ण होता है किसी परियोजना के लिए, जब कैबिनेट से मंजूरी मिलती है और उसके लिए जो टाइम फ्रेम फिक्स किया जाता है उसमें उस पूरी परियोजना को पूरा करना। इतिहास में हमने देखा है कि परियोजनाएं बनती हैं और इतनी लंबी खिंच जाती है कि उनकी लागत 3 से 4 गुना हो जाती है। ठीक है। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि पूरे टाइम फ्रेम में कम से कम लागत पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, क्योंकि जितनी कम लागत पर निर्माण होगा हम आगे और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर पाएंगे। हमने इससे पहले देखा है कि ऐसा नहीं होने के कारण हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हो पाता था। इस सरकार के आने से पहले भी कुल मिलाकर के जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है उसमें भी बहुत जो छूटे हुए प्रोजेक्ट्स थे वो बहुत लंबे समय तक लंबित रहे। लेकिन ये देखा है कि अभी हाल फिलहाल में पिछले लगभग 1 दशक में जितनी तेजी से और जितनी कम लागत से यह इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, वास्तव में वो दुनिया के लिए भी अनुकरणीय है। और साथ ही साथ केवल इतना ही नहीं है, मैंने जैसे अभी बता रहा था कि जो गति शक्ति योजना है उसने कुल मिलाकर के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को एक नया आयाम दिया है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर केवल निर्माण करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, इसके साथ ही साथ सभी प्रकार के जो ट्रांसपोर्ट के साधन हैं उन सब को आपस में इंटीग्रेट करना, एकीकृत करना, वो महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। जैसे एक सड़क से जा रहे हैं तो रास्ते में और थोड़े दूर जा करके आपको एक वाटरवे से निकलना है, फिर रेल से, और इन सब को इंटीग्रेट करने से जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसमें बेइंतहा कमी आने की संभावना है। और हम देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी समय से हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट में बदलाव आ रहा है और ऐसी अपेक्षा की जा रही है कि इन लॉजिस्टिक कॉस्ट जो पहले की तुलना में आधे से भी कम हो जाएगी, और इससे हमारा कॉम्पिटिटिवनेस वर्ल्ड ट्रेड में वो भी बदलेगा और उसमें जरूर सुधार होगा। ठीक है। डॉक्टर चरण सिंह, जो दूसरा फैसला लिया गया है वो त्रिपुरा को लेकर के है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। खोवाई और हरियाणा के बीच में सड़क चौड़ीकरण और सुधारीकरण को मंजूरी दे दी गई है। 135 किलोमीटर का ये खंड है और इसका जो फ़र्क पड़ेगा वो ये है कि नॉर्थ त्रिपुरा और साउथ त्रिपुरा के बीच में आवागमन काफ़ी अच्छा हो जाएगा, कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। असम और त्रिपुरा के बीच में भी इससे कनेक्टिविटी अच्छी बढ़ेगी। साथ ही साथ बांग्लादेश के साथ वहाँ पर जो व्यापार होता है और बांग्लादेश के साथ जो कनेक्टिविटी है उस पर भी फ़र्क आएगा।
और इलाके का सामाजिक और आर्थिक विकास तो होगा ही, रोजगार के अवसर भी वहां पर आएंगे। इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं, अगर उत्तर पूर्व के नजरिए से हम बात करें तो? देखिए, मैं आपसे एक बात और कहनी चाहूंगा। आपने देखा होगा कि मोदी सरकार ने एक कॉरिडोर खोला है जो BRI कॉरिडोर के कंपटीशन में है। जैसे प्रोफेसर महाजन बता रहे थे, रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे, वाटरवेज, वो जो कॉरिडोर खोला है इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप का, एग्जैक्टली रेप्लिका इंडिया में हो रहा है। तो सरकार जिस तरीके सोच रही है, जो टेक्नोलॉजी लेके आ रही है, वो सिर्फ विदेश में नहीं या कॉमर्स, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए नहीं, वो डोमेस्टिक कॉमर्स को भी लागू कर। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा है जब आपने वाटरवेज और पटना के आसपास जो रोड है, कैसे कनेक्टिविटी को साथ में जोड़ा जाए। अभी आपने ये सवाल किया जो त्रिपुरा, हम लोग ज्यादातर मानते नहीं है, समझते नहीं है कि जो नॉर्थ ईस्ट है, और ये सरकार 10 साल से उस पर जोर डाल रही है, नॉर्थ ईस्ट एक हमारा रिजर्वायर ऑफ ग्रोथ है। वहां पे इतना ग्रोथ पोटेंशियल है, चाइना जितनी फॉरेन कंपनीज वहां गई हुई हैं उनको वहां हम ला सकते हैं। वर्जिन लैंड है, नेचुरल है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सकती है। तो जिस तरीके इस सरकार ने अभी नॉर्थ ईस्ट पे जोर देना शुरू किया है, वो हमारा इंजन ऑफ ग्रोथ हो सकता है। जिस तरीके हम $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, नॉर्थ ईस्ट को उसमें बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, और नॉर्थ ईस्ट को कंट्री में इंटीग्रेट करने में ये बहुत बड़ा निर्णय है। असम से एक ऑल्टरनेट रूट निकलेगा, त्रिपुरा और असम की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, उधर मेघालय से इंप्रूवमेंट होगा, त्रिपुरा की अपनी डेवलपमेंट होगी। जैसे मैं बार बार दोहराता हूं कि जो बेशक आप कह रहे हैं 135 किलोमीटर है, पर ये जो कॉरिडोर है इसका इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस, और जैसे प्रोफेसर महाजन ने बिल्कुल ठीक कहा, गति शक्ति के नीचे हम लोग सब लोकल एरियाज को एम्पावर कर रहे हैं। इससे तीसरी बड़ी बात जो है, जो मानसिकता पे फर्क पड़ता है कि जहां जहां पर भी कमजोरी है, जहां जहां पर भी जरूरत है, जहां जहां पर पिछड़ा रह गया है देश, वहां पर सरकार की नजर है। मौका आने पे, समय आने पे, पैसे का प्रबंध होने पे उस पे नजर डाली जा रही है। ये जो त्रिपुरा का प्रोजेक्ट है, इसमें जापान का कोलैबोरेशन है, उनकी फंडिंग है। तो मुझे ये इतना अच्छा एक पहलू लगता है सरकार की नीति का कि आस्ते आस्ते, कोई फिक्र नहीं है कौन वहां पर कौन सी पार्टी पावर में है। देश एक है, पॉलिसीज एक है, नीति एक है, कोई भी पार्टी पावर में है, मोदी सरकार वहां तक पहुंच रही है। इस चीज का मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है प्रोफेसर महाजन, एक बड़ी बात निकल के आई जो डॉक्टर चरण सिंह बोल रहे हैं कि इसमें जापान का, इसमें कुछ हिस्सा जापान इसमें निवेश करने जा रहा है। पहले हम देखते थे कि जब विदेशों से कोई निवेश आता था तो उसको बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई या चेन्नई, बेंगलुरु, इसके आसपास में उनको लाया जाता था। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जापान निवेश कर रहा है, लेकिन भारत सरकार की ओर से कहा गया कि आप अगर निवेश कर रहे हैं तो आप नॉर्थ ईस्ट में निवेश कीजिए। इस फैसले को इस नज़रिए से किस तरह से आप देखेंगे? देखिए, ग्रोथ पोटेंशियल जो है बाकी बड़े शहरों में, बड़े राज्यों में, अच्छे अमीर राज्यों में पहले से ही काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो चुकी है। लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा जो पीछे रह गया, उसमें ग्रोथ की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। और हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट को इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से इतना पीछे रखा गया था, तो उस वहाँ अलगाववाद भी उसी प्रकार से पनप रहा था। लोगों को वहाँ लगता था कि शायद वो भारत की जो सरकार है उनके बारे में विचार नहीं करती है। लेकिन पिछले कुछ दशकों से, एक दशक से हम देख रहे हैं कि लगातार भारत सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बहुत बेहतर हुआ है, और वहाँ आर्थिक विकास की एक नई दिशा देखने को मिल रही है। और ये भी महत्वपूर्ण है कि बिना पार्टी पॉलिटिक्स के हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को आगे बढ़ाएं, क्योंकि अगर सभी हमारे जो पिछड़े राज्य हैं, असम तो हम जानते ही हैं कि पिछड़े में माना ही जाता था, बाकी के जो हमारे छोटे छोटे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनमें भी विकास का बहुत अभाव था। लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार वहाँ के जो लोग हैं अब भारत के साथ एकीकृत होकर के कुल मिलाकर के एक संपूर्ण भारत की पिक्चर वहां निकल कर के आ रही है। ठीक है, इसी सवाल को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इसी को डॉक्टर चरण सिंह आपके पास रखना चाहेंगे। ट्रस्ट फैक्टर कितना बढ़ता है इससे? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की हमने जो पिछले दशक में हमने हालत देखी है, काफ़ी वहाँ पर टर्मोइल रहा था, लेकिन पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं वहाँ पर पीस भी है, प्रॉस्पेरिटी भी वहाँ पर धीरे धीरे आ रहा है।
तो ये जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट वहाँ पर कर रहे हैं तो ट्रस्ट कितना बढ़ता है लोगों का? मेरी नजर में दो चीजें सामने आ रही हैं। जिस तरीके मोदी सरकार ने ये आईमेक कॉरिडोर शुरू किया है बॉम्बे, मिडिल ईस्ट और यूरोप, आप उसी नजरिए से देखिए ये सरकार किस नीति से चलती है। मैं तो बहुत प्रसन्न होऊंगा अगर त्रिपुरा को हम लोग इस साइड इंडिया से बांग्लादेश के ऊपर से कॉरिडोर बना के उस साइड जोड़ दें, और उस पर भी कुछ विचार चल रही थी, तो देखिए कितना ज्यादा प्रोग्रेस होगी, ग्रोथ कितना होगा। और आप ही ने कहा कि जैसे ये रोड्स बनाई जा रही हैं ये बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ साथ है। जैसे व्यापार बढ़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ेगा बांग्लादेश के साथ, त्रिपुरा का भी फायदा होगा, असम को भी फायदा होगा, मेघालय को भी फायदा होगा, इंडिया को भी फायदा होगा, बांग्लादेश को भी फायदा होगा। सिर्फ ट्रस्ट देश के अंदर नहीं, देश के आसपास के जो बाकी देश हैं उनमें भी ट्रस्ट बढ़ रहा है। जैसे जैसे ट्रस्ट बढ़ेगा इंडिया एक रीजनल पावर ब्लॉक उभर कर सामने आएगा। उस नीति से मैं बहुत प्रसन्न हूं कि हम लोग सिर्फ अपने आप को ठीक है सर, टाइम कम है, हमें तीसरे फैसले की ओर भी जाना है और तीसरा फैसला भी काफी महत्वपूर्ण है। नारियल की एमएसपी बढ़ा दी गई है। कोपरा जिसको कहा जाता है, मिलिंग कोपरा की एमएसपी 300 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ी है। बॉल कोपरा के लिए 250 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। इस फैसले को प्रोफेसर महाजन किस तरह से देखेंगे? नारियल किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण है ये नारियल केवल किसानों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, पूरे कंज्यूमर्स के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण बिल्कुल है। बिल्कुल। और हम देख रहे हैं कि पिछले काफी समय से देश में कुछ घटिया किस्म के खाने के तेलों का आयात बड़ी मात्रा में हो रहा है और हमारे जो परंपरागत तेल हैं, तिलहन हैं, उनके बारे में ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसी तरह से दालों पर भी ऐसे ही हुआ। पिछले कुछ समय पहले सरकार ने दालों की एमएसपी बढ़ाई थी, तिलहनों की एमएसपी बढ़ाई थी। उसी क्रम में हम देखते हैं कि जो देश के परंपरागत तेल हैं, जिनकी भारत में ही मांग नहीं है, पूरी दुनिया में मांग है, ऐसे में यदि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिलता है तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से, साइंटिफिक तरीके से खेती करने लगेंगे। और ऐसा हम देख रहे हैं कि जब जब हमारे देश में जो एमएसपी बढ़ाई जाती है, पहले दालों की एमएसपी बढ़ी तो एक ही साल में 56% दालों का हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया था। इसी प्रकार से अगर किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिलता है, कोपरा तो एक उदाहरण है, इसके साथ ही साथ और भी बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिसमें सरकार ने दालों पर और तिलहनों पर और अन्य साजो सामान जो आवश्यक है उसके लिए जो एमएसपी बढ़ाई, उसका असर देखने को मिला। और आज हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में जो खाद्य पदार्थों की जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, वो लगातार बढ़ रही है और हमसे कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। हमारे देश में खाद्य मुद्रास्फीति बाकी देशों की तुलना में काफ़ी हद तक नियंत्रण में है। ठीक है। और हम केवल अपने लिए ही नहीं, दुनिया भर के लिए बना रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि खाद्य पदार्थों की दुनिया भर की जो कमी है उसको भी हम दूर करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अंतिम सवाल डॉक्टर चरण सिंह, ये जो नारियल की एमएसपी आज बढ़ाई गई है सरकार ने, और इसके साथ साथ लगातार जब जब वक्त होता है, जिस सीज़न के हिसाब से लगातार सरकार एमएसपी बढ़ाते रहती है किसानों पर मोदी सरकार का जो ध्यान है उसको आप किस तरह से एनालाइज करेंगे? मैं इसको दो पक्ष में देखता हूँ। एक तो आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि हमारे किसानों की आय दुगनी हो जाए। वो कुछ फार्म लॉज भी लाए थे, उन्हें विड्रॉ करने पड़े, पर प्रयत्न जारी है। ये भी उसी प्रयत्न है कि जो किसान हैं उनकी आय बढ़ जाए। अब ये जो नारियल है इसके मेडिसिनल वैल्यूज भी बहुत ज्यादा है। जैसे प्रोफेसर महाजन बता रहे थे, अगर एमएसपी बढ़ जाएगा, ये प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसको टैप करना, इसमें से मटेरियल निकालना प्रोफेशनल हो जाएगा और इसके साथ एमएसएमईज और एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, उनको ज्यादा बढ़ोतरी मिलेगी। फार्मर्स की इनकम तो बढ़ेगी। ये भी बात है कि किसान जो नारियल उगाते हैं, आज तक राइस और व्हीट जो नॉर्थ इंडिया को बेनिफिट मिलता था, वो बेनिफिट साउथ में भी जहां पर नारियल उगता है उन किसानों को भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो एमएसपी बढ़ाने से बैलेंस्ड ग्रोथ जो किसानों की होगी देश भर में, उसको भी एक जोर मिलेगा। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 3 बड़े फैसले आज लिए गए, जिसका फ़ायदा बिहार के लोगों को होने वाला है, उत्तर पूर्व के लोगों को होने वाला है और नारियल किसानों को होने वाला है। इसी के साथ अपने इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।